जय श्री श्याम बच्चों, पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। आप 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आ चुके हो। और जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है उन बच्चों ने अपने सीनियर से ना एक बहुत ही कॉमन बात सुनी होगी कि भैया अकाउंटेंसी का पेपर ऐसा है जो बड़ा परेशान करता है, बैलेंस शीट मैच ही नहीं होकर देती है ना। यही सुना और बहुत सारे इसके ऊपर रील्स एंड मीम्स भी आपने देखे ही हैं। तो आज हम उसी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम इसका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अकाउंटेंसी इजी है, मुश्किल है, कैसे हैंडल करनी चाहिए, किन बातों को आपका ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के क्लास 11th के सिलेबस के बारे में फॉर द टर्म 25-26। अब इसमें आपका थ्योरी होता है 80 मार्क्स का, मतलब एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा। थ्योरी मीन्स एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स इंटरनली प्रोजेक्ट के आपको मिलते हैं, ठीक। 80 मार्क्स डिवाइडेड है इनटू 2 यूनिट्स। पार्ट सी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली जो पार्ट सी है वो तो प्रोजेक्ट वर्क का ही है। तो 80 मार्क्स के लिए आपको 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट बी इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट ए है आपका जिसकी 56 मार्क्स की वेटेज है एंड पार्ट बी है आपका जिसका 24 मार्क्स की वेटेज है। इस हिसाब से ये 80 मार्क्स का बन गया और 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट वर्क हो गया, राइट। प्रोजेक्ट वर्क भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आप प्रोजेक्ट वर्क अच्छे से कर पाओ, ठीक। अब ये 56 मार्क्स में आपके फर्दर यहाँ पे 2 यूनिट्स आती हैं। यूनिट नंबर 1 है आपकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड यूनिट नंबर 2 है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस। और पार्ट बी में एक ही यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर और थोड़ा सा यूनिट्स मतलब चैप्टर्स और आ जाते हैं, ठीक है। सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। आइए बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1। यूनिट नंबर 1 है जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये वाला यूनिट है ना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम बात करेंगे। तो इसमें सारा थ्योरी रहने वाला है, ठीक है। तो मैम क्या इस थ्योरी को रट्टा मार के काम चलाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक योर फाउंडेशन, बेस है ये। ABCD पढ़ते हो ना, ये वो है। अगर यही वीक रह गया ना तो आगे लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत होनी है, ठीक है। कभी भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आगे की चीज़ें ना काफ़ी ईजी लगेंगी। बेस ही वीक होगा तो आगे क्या चल रहा है लाइफ में समझ में ही नहीं आएगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप पढ़ोगे क्या? आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ोगे, मीनिंग पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे अकाउंटिंग का, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियां हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। उसके बाद हम रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस सीखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर स्टडीज़ बट फॉर योर रियल लाइफ एज वेल। ये सारी टर्म्स जो आपके अकाउंट्स में यूज़ होती है ना वो आप सीखोगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक सजेशन है कि आपके स्कूल्स में हो सकता है कुछ डेफिनेशंस छुड़वा दे, बट आप एक भी डेफिनेशन को लीव नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया? आपको सारी डेफिनेशंस पढ़नी है, ठीक है ना। स्कूल के एग्जाम में कोई डेफिनेशन ना आए शायद, पर ज़िंदगी के एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारी डेफिनेशन वहाँ पे पढ़नी चाहिए, ठीक। इसमें हम सीखेंगे क्या क्या, ब्रॉडली एक बार हम देख लेते हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं वही कि अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट एंटिटीज़ के बारे में आप समझोगे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं अकाउंटेंसी की, और कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे से दिखते हैं, उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये आपको जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स होंगे लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शन के, लाइबिलिटीज़ के, एसेट के, ये सब आप समझोगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। और इनकम, प्रॉफिट, गेन जो देखने में आपको सेम सेम सा लग रहा है, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आएगा जब आप अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर कर लोगे। तो ब्रॉडली ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे, राइट। समझ रहे हो आप थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग? आइए, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ही आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आपका आ जाता है। ये अभी हम यूनिट नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? ये यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या समझोगे? आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन समझोगे, ठीक है।
GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, बिहाइंड द अकाउंटिंग क्या रूल्स होते हैं बेसिकली अकाउंटिंग के, वो आप यहाँ पे समझोगे। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट के नाम हैं, ये सब आप समझोगे एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप बाद में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी करते हो, ये सब तब भी काम आएंगे, ठीक है। तो आपको 11th क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि ये तो ऐसे ही पास हो जाएगी, स्कूल वाले हैं इंटरनली तो नंबर मिल ही जाता, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको अपनी लाइफ को अगर आगे ईजी करना है तो आपको 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, स्पेशली थ्योरी पोर्शन तो ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब इसी के साथ ही हैं बेसिकली। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस होता है, क्रूअल बेसिस होता है, दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, कैश बेसिस होता है, क्रूअल बेसिस होता है। हमारे यहाँ पे अक्रूअल बेसिस को प्रेफरेंस दी जाती है, यही एक्सेप्टेबल है आपके इनकम टैक्स में भी, क्यों है ये भी आप पढ़ोगे सारी बातें। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जो आपका ICAI बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करनी चाहिए, और कुछ कंपनीज़ को करनी ही पड़ती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किन किन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS क्या होते हैं, हाउ AS इज डिफरेंट फ्रॉम इंड AS, ये सारी बातें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ोगे, GST आपने सुना होगा ना, तो GST का बेसिक्स आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। तो ब्रॉड जो GST का बैकग्राउंड है ना, वो आपको यहाँ पे समझ आने लग जाएगा। आप सोचो अगर यही वीक रह जाएगा तो आगे आप टैक्सेशन की लाइन में कैसे काम कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। हर चीज़ को समझने की एक उम्र होती है, एक एज होती है, एक लेवल होता है। अगर आप स्टार्टिंग से उसको नहीं समझोगे, सोचोगे अरे ग्रेजुएशन में पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन में आगे सोचोगे पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ लेंगे, दिस इज़ द बेस। यहाँ पे आपके पास मौका होता है टीचर से ऐसे क्वेश्चन करने का जो शायद इलॉजिकल हो पर आपके माइंड में अराइज हो, आप पूछो, ठीक है। बाद में जब बड़े हो जाओगे, अब हायर लेवल पे जाओगे तो शायद इतने बेसिक क्वेश्चन ना पूछ पाओ, ठीक है। तो GST वाला टॉपिक स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि आप इसको 4 मार्क करके रख लो, ये आपको अच्छे से समझने हैं, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, राइट। क्या क्या सीखेंगे इसमें हम, इसमें आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी होती है, अकाउंटिंग एजम्पशंस का मीनिंग समझोगे, कौन सी सिचुएशन में अकाउंटिंग एजम्पशन कौन सा अप्लाई होता है वो समझोगे। सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी आप समझोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हैं, किस पे अप्लाई होते हैं, क्यों अप्लाई होते हैं, ये सारी बातें आप पढ़ोगे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस यहाँ समझ में आएगा, तभी जाके आप डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में पढ़ोगे। जो बच्चे CA करेंगे वो भी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में भी आएगा, आप MBA फाइनेंस कर रहे हो वहाँ पे हर जगह आएगा ये, इससे आप भाग ही नहीं सकते हो। जहाँ जहाँ अकाउंट्स वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो भैया अच्छा है कि अभी बेस समझ लो, ठीक है। आप ये जानोगे, अप्रिशिएट मतलब आप ये जानोगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नेशनल और ग्लोबली बनाए जाते हैं और यूज़ करे जाते हैं इन प्रैक्टिस में, ठीक है। और एक्नॉलेज द फैक्ट दैट रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन डबल एंट्री सिस्टम से होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम, आप जानोगे हर एंट्री के 2 इम्पैक्ट होते हैं, कैसे, बड़ा आपके लिए एकदम यूनिक होने वाला है, पता है ये चीज़ें, आपका माइंड एक अलग ही डायरेक्शन में चलने वाला है, बी प्रिपेयर फॉर दैट। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आप पढ़ने वाले हो जो आज तक आपने कभी पढ़ी नहीं, शायद घर में अपने पेरेंट्स को बात करते सुना होगा ना, वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। और जब आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज क्या आएगा कि आप घर में जब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बातें हो रही होंगी, आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाएंगी, आप शायद उसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर पाओगे। होते हैं बच्चे हमें बताते हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड जब एक बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर है वो आएगा ना, तब बच्चे बताते हैं कि हाँ अब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये पासबुक क्या है, ये कैश बुक क्या है, पापा बात तो करते हैं मैंने सुना है, अब मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाया, नहीं पापा ये ऐसा नहीं है ऐसा है, ये इसलिए ऐसा है, मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है मैम, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब आपके अंदर वो फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल बनते जा रहे हो। तो ये फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आएगी जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अब 10th तक शायद आपने ऐसे पढ़ा हो, बट 11th से अब आपको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, ठीक है। और अक्रूवल बेसिस इज द बेटर सोर्स, कैसे आप क्यों है वो सब भी आप जानोगे, एंड GST का बेसिक्स जानोगे, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 डन। कितने मार्क्स का था यूनिट नंबर 1? यूनिट नंबर 1 था आपका 12 मार्क्स का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली है फॉर 12 मार्क्स।
अब हम बात करेंगे अबाउट यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, जो है आपका 44 मार्क्स का है। इसमें आप पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस समझोगे कि अकाउंटिंग होती कैसे है। बिजनेस रिकॉर्डिंग, बिजनेस एंट्रीज की रिकॉर्डिंग से आपका अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में आप समझोगे, वाउचर क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, कहाँ से देख के हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज द बेसिक। ये तो आपके जीवन का ही अब आधार होने वाला है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। यूँ आपके टिप्स पे होने चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रट्टा मार के नहीं, समझ के, ठीक है। आप जर्नल एंट्रीज के बारे में समझोगे, सुना है ना जर्नल एंट्रीज, वो समझोगे। स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं जैसे कैश बुक, उसमें भी वैरायटी होती है। परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, ये सब आप समझने वाले हो। पहले ये सब मैनुअली बनती थी, अब ये सब इलेक्ट्रॉनिकली बनती है सॉफ्टवेयर से। स्टिल आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इनमें कौन कौन सी एंट्रीज जाती हैं, तभी आप इनको स्टडी कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करना है, फ्रेट कार्टेज सब बात करना है फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन, ठीक है। इस सब में जीएसटी कैलकुलेशन भी आएगी, ठीक है। सब सीख जाओगे कि आप इनमें जीएसटी को कैसे प्रेजेंट करना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे जर्नल के बाद बनता है आपका लेजर, ठीक है। क्या होता है सारा पढ़ेंगे हम। जर्नल के बाद स्टेप आता है लेजर, तो उसमें लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है जर्नल से, सब्सिडरी बुक क्या होती है, कैसे लेजर को बैलेंस किया जाता है, ये सारी बातें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है, पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर आगे ट्रायल होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझोगे, ठीक है। और हर एंट्री के 2 इम्पैक्ट होते हैं, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हर एंट्री के बाद भी बैलेंस रहती है, ये हम समझेंगे, राइट। उसके बाद आप इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब एक ट्रांजेक्शन होती है तो उससे एसेट में कैसे इंक्रीज होता है, लायबिलिटी में कैसे डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज सब समझोगे बेसिकली आप, है ना। और बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, कहाँ से देख के हम अकाउंटिंग करते हैं। वो बिल करते रहते हैं, पापा की सीए को बिल चाहिए, अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को बिल चाहिए, क्या होता है वो बिल, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जर्नल में जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होती है, लेजर्स में जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सब आप सीख जाओगे। इसके अलावा साथ ही साथ आप ये सीखोगे कि कैश बुक क्यों बनाते हैं, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक एंड डेवलप द स्किल्स। और आप सीखोगे कैश बुक बनाते कैसे हैं, डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है, तो वो आप कैश बुक के बनाना सीखोगे, राइट। उसके बाद अदर देन कैश ट्रांजेक्शन्स को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स पे, जो हम ये बुक्स पढ़ेंगे ना, परचेज बुक, सेल बुक, इन सबको, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें एंट्री कैसी होती है, कौन सी एंट्रीज होती है, ये सब आप सीखोगे। तो बहुत सारा कुछ सीखने में है अकाउंटिंग प्रोसेस में, सारा बेसिक प्रोसेस आपको यहीं पे पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें आप सीखोगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ठीक है। और ये आपके रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से इस चैप्टर को आप यहाँ सीख लोगे ना, उतना ही लाइफ में आपके शांति रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ नहीं आया ना, तो कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिस बेसिक लेवल से आपको 11th में समझाया जाता है, कहीं नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। तो क्यों बनाया जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कैसे बनाया जाता है, वो सब हम सीख लेंगे। तो आपको बेसिकली BRS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वो बनाना आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन अलग चैप्टर है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स आपका अलग चैप्टर है। डेप्रिसिएशन में आप सीखोगे मीनिंग, फीचर्स, क्या होता है डेप्रिसिएशन, क्यों लगता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे ही 2 टर्म और हैं, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन, इनका मतलब क्या होता है, मेथड क्या है डेप्रिसिएशन के। जैसे आप देखोगे 2 बेसिक मेथड है, और भी होते हैं आपके 11th के लेवल पे 2 ही हैं, स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। इनमें से रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। क्यों रहता है वो भी हम पढ़ाएंगे। चेंज ऑफ मेथड आपको नहीं करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन पे आ रहे हैं, रिटर्न डाउन से स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको नहीं करना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, SLM WDV का क्या एडवांटेज होता है, वो सब आप पढ़ोगे। कैसे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है, एंट्रीज वगैरह आप पढ़ोगे। एसेट अकाउंट बना रहे हो तो डेप्रिसिएशन कैसे एंट्रीज होती हैं, प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एंट्रीज कैसे होती है। डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ एसेट कैसे किया जाता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेथड्स आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में।
इससे आप क्या सीखोगे, इससे आप सीखोगे डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंट्रीज वगैरह कैसे करते हैं, अकाउंट एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं और एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सब आप सीखोगे, ठीक। इसके बाद एक छोटा सा आपका थ्योरी चैप्टर है जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। इसमें आप थ्योरी ही पढ़ोगे पूरा, डिफरेंट प्रोविजन रिजर्व क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स आप सारे पढ़ोगे, कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, दीज ऑल आर बेसिक थिंग्स, ये एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्यों रिजर्व बनाते हैं, क्यों प्रोविजन बनाते हैं, क्या डिफरेंस है, कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है, रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस होता है, सारी बातें आप पढ़ोगे। छोटी छोटी बातें जो आपका बेस बनाती है, आपके जनरल नॉलेज बनाती हैं अबाउट द सब्जेक्ट, वो सारी आप पढ़ने वाले हो। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। आपने अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले पढ़ा जर्नल क्या होता है, फिर लेजर क्या होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आता है। तो ट्रायल बैलेंस और उसमें गलतियाँ, ये चैप्टर का नाम है। ट्रायल बैलेंस के बारे में पहले हम देखेंगे, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या रीज़न है इसको बनाने का। एक ही मेथड आपको करना है, ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड ओनली। कोई और मेथड अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो उसमें गिवन है, इग्नोर दैट। उसके बाद हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, भाई गलतियाँ भी तो होती है ना, ठीक है। तो एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एरर है, ठीक है। उनका इम्पैक्ट क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये सब आप पढ़ोगे। एरर को डिटेक्ट करना और रेक्टिफाई करना आप सीखोगे, ठीक है। दो तरीके के एरर होते हैं जिनसे जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं, तो उनको कैसे ठीक करा जाता है वो आप सीखोगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट होता है एक, वो बनाना आप सीखेंगे। सस्पेंस अकाउंट इज मोटा मोटा लाइक कि अभी हमें डिफरेंसेस पता नहीं लग रहे तो हमने जो भी डिफरेंस एक अकाउंट में डाल दिया और बाद में उसको चेक कर लेंगे, दैट इज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो आप ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हो, कैसे बनाते हो, वो सीखोगे। एरर्स होते हैं, मानोगे कि मतलब एरर्स होते हैं, उनको आप सीखोगे कि कैसे, एक तो एरर क्यों होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, क्या इम्पैक्ट होता है उनका, और आपके अंदर स्किल आएगी कि एरर को ढूंढते कैसे हैं और किस तरीके के एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। सस्पेंस अकाउंट अगर यूज़ करना पड़ जाए तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बातें आप सीखोगे इस चैप्टर में, राइट। और यहाँ पे हमारा पार्ट ए खत्म हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, जो आपको 56 मार्क्स का था। अब हम बात करेंगे 24 नंबर के बारे में। यूनिट नंबर 3 है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और बुक्स में ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वैसे तो टेक्निकली 3 चैप्टर होते हैं इसमें। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें होता है एक विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर होता है, जिसमें आप बेसिक ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना सीखते हो, और इसमें एक चैप्टर आता है विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ एडजस्टमेंट्स क्या है। तो उन सब के बाद ट्रेडिंग P&L बनाना सीखते हो, और एक आपका चैप्टर इसमें आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, इजी चैप्टर है, ईजीएस्ट ऑफ ऑल, एकदम इजी पीजी चैप्टर है ये आप यहाँ पे सीखोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है ये। क्या है इसमें, आप सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप इज जहाँ अकेला पर्सन बिजनेस चला रहा है, इसके बारे में आप बिजनेस स्टडीज़ में थ्योरेटिकली पढ़ोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनीज होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अकेला पर्सन जो काम कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग सीखोगे आप। तो इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, ये जानना जरूरी है। उसी से पता लगेगा कि ये ट्रेडिंग P&L में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 चीज़ें होती है, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, ठीक है। तो रेवेन्यू नेचर का तो ट्रेडिंग P&L में, कैपिटल नेचर का तो बैलेंस शीट में, सब आप सीखोगे, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है, क्या होती हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना सीखो, बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। ट्रेडिंग एंड P&L में आप ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनकी कैलकुलेशन सीखोगे और अकाउंट बनाना सीखोगे। बैलेंस शीट में क्यों बनाई जाती है, ग्रुपिंग और मार्शलिंग क्या होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, और कैसे बनाई जाती है वो आप सीखोगे। विदाउट एडजस्टमेंट सीख लिया। नेक्स्ट चैप्टर एक और आएगा जिसमें एडजस्टमेंट्स के बारे में बात होगी। ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें पढ़नी होंगी, अभी इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इनको यूज़ करके ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना आप सीखोगे। मेजर पोर्शन है, बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत ईजी है, तरीके से अगर समझोगे तो स्टेप बाय स्टेप। क्या सीखेंगे हम इससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे सोल प्रोप्राइटर की, जीपी क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इन सब का मतलब सीखेंगे। जब ये मतलब हमें पता लग जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके घर में भी जो फाइनेंशियल बातें डिस्कस हो रही होंगी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे।
क्यों बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट ग्रुपिंग मार्शलिंग कैसे की जाती है, वो सब आप सीखोगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये वही एडजस्टमेंट है, इनके बारे में आप सीखोगे। ठीक है, और आप सीखोगे कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, राइट, समझ में आया। तो उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। क्लियर हो गया, ये आपका इस चैप्टर में सीखना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इस नाम से पता लग रहा है अगर हमारे पास आधे अधूरे रिकॉर्ड्स हैं तो उनसे हम P&L कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली हमें ये सीखना है। और इसमें एक ही मेथड लेना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। कुछ बुक्स में कन्वर्जन मेथड भी गिवन होगा, वो आपको अभी नहीं करना है, आपको हायर लेवल पे वो पढ़ाया जाएगा, 11th के लेवल पे आपको उसे नहीं करना है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्या फीचर्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जो हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यूज़ करने पड़ जाते हैं, क्या कमियां होती हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यूज़ करने में। ठीक है, ऑब्वियसली आधे अधूरे रिकॉर्ड्स हैं तो कमियां तो हैं ही ना, तो क्या प्रॉब्लम आती हैं वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे। कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है वो आप पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यह है आपका सिलेबस फॉर जो थ्योरी पोर्शन है, जो एग्जाम होना है 80 मार्क्स का, उसका 20 मार्क्स में आपसे प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा। आपके टीचर्स आपको बताएंगे स्कूल में कि आपको क्या प्रोजेक्ट वर्क करना है। आपको सोर्स डॉक्यूमेंट करेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, वाउचर वगैरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाउचर। फिर एक प्रोजेक्ट वर्क ये बनता है कि आपको BRS बनाने के लिए बोल देंगे, कैश बुक और पासबुक दिया होगा उससे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल देंगे। तो मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट वर्क तभी कर पाओगे जब वो कंटेंट आता होगा। तो पढ़ाई अच्छे से करोगे तो ये तो फ्री के है ना, बस में कोई टेंशन की बात नहीं होती। उसके बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का आपको बोला जाएगा कि आप स्टार्टिंग से जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाते हुए ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ, सब बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, बार डायग्राम बनाओ, सब कुछ बनाओ, उसको एनालाइज करो, ये सब करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, टीचर्स विल गाइड यू, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो अभी हमने पूरा अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अकाउंट्स कैसे पढ़नी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, केयरफुली आप वो भी सुनना। फिलहाल आप ये सिलेबस को एक बार अच्छे से देखेंगे, जो बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखेंगे कि भैया 11th की अकाउंट्स इज़ लाइक ABCD, उसका कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, पूरा हर चीज़ अच्छे से समझनी है, हर चीज़ में आपका क्यों आना चाहिए। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट इक्वल होती है, क्यों होती है मैडम, ऐसा क्यों है, इक्वल ही होती है, तो वो टीचर्स बताएंगे आपको क्यों होती है इक्वली। ठीक है, ये डेबिट साइड ही क्यों आया, ये क्रेडिट साइड ही क्यों आया, एसेट और एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है, हर चीज़ का आपके पास रीज़न होना चाहिए। कुछ भी चीज़ आप अकाउंट्स में रटना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बस ये समझ लो आप। समझ में आया आपको। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी, काफ़ी कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में जानने को मिला होगा। सब्जेक्ट से डरना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अगर आप अकाउंट्स की लाइन में रहते हो, मोस्ट प्रोबेबली मेजर बच्चा अकाउंट्स की लाइन में अब आगे अपना करियर बनाएगा, तो उनके लिए तो ये लाइफ टाइम अकाउंट्स सब्जेक्ट जो है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो साथ में रहेगा। तो डर के तो बात बनेगी नहीं, आपको इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा डे 1 से। ठीक है, डे 1 से मैं जो आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी कि अकाउंट्स को पढ़ना कैसे है, क्या प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है अकाउंटेंसी को स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त, बिल्कुल एकदम ऐसी वीडियो बनेगी, एकदम रियल लाइफ बेस्ड, क्योंकि उसमें मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे सब्जेक्ट को समझने में। ठीक है, और सब्जेक्ट की असलियत को समझने में। राइट, चलिए, तो इसी नोट पे आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर लो, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट अबाउट कॉमर्स, अबाउट 11th-12th आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। राइट, थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।